हेलो डियर माय मेंटरशिप स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो भी हमारा ये टेस्ट संडे को हुआ था जीओसी का, और संडे को जो हमारा जीओसी का टेस्ट था उसका हम लोग आज सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। सॉल्यूशन बहुत डिटेल तो नहीं होगा क्योंकि डिटेल कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने पढ़ा ही है, और हम लोगों ने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं। और दूसरी बात कि हमारे पास बहुत सारे वीडियो जीओसी के हैं, वन शॉट लेक्चर और क्लासिक हो जीओसी वन शॉट, तो बहुत सारे लेक्चर्स हैं और PYQs भी हैं जो हम लोगों ने अपने चैनल पे कराए हैं YouTube@IITN थिंकिंग पे। वो तो हम लोग करा ही रहे हैं, तो उसको आप देखकर और फिर इस पेपर को देखते हैं और कोशिश करेंगे कि समझा दूं, जितने भी सॉल्यूशंस हैं उनको अच्छे से समझा दूं, और जिसको भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आएगा वो इसको समझ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ठीक है, जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इनमें से बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर इंडक्टिव इफेक्ट। ये हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे। सारे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। हाँ, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट होता था ऐसे, जैसे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम में हम फ्लोरीन मान लेते लगा, तो फ्लोरीन क्या करेगा, इस कार्बन से फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराएगा। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन हमें बताना क्या है, हमें गलत स्टेटमेंट बताना है। इट इज़ ए डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। हाँ, ये बात भी सही है। क्यों? जितना पास में रहेगा उतना चार्जेस डबल होंगे। मान लेते हैं यहाँ डेल्टा निगेटिव, तो यहाँ डेल्टा निगेटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, और धीरे धीरे कम होता जाएगा। डबल डेल्टा पॉजिटिव ये बता रहा है कि धीरे धीरे कम होने वाला है। तो यहाँ जितना पास में रहेगा उतना ज़्यादा इफेक्ट लगता है, तो इंडक्टिव इफेक्ट को डिस्टेंस डिपेंडेंट बोलते हैं। फिर इट अराइज ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द एटम अटैच्ड टू द ऑर्निक चेन। हाँ, ऑर्निक चेन से जो एटम है उसके बीच की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के कारण ही इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये बात भी सही है। इट इज़ ए टेम्प्रेरी इफेक्ट। नहीं, ये हमारा परमानेंट इफेक्ट होता है, ये किसी मॉलिक्यूल में हमेशा लगता ही है। इट इज़ ए परमानेंट इफेक्ट नॉट टेम्प्रेरी इफेक्ट। तो ये परमानेंट इफेक्ट होता है, टेम्प्रेरी नहीं है, तो ये गलत है। और हमें यही बताना है कि कौन सा गलत है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। सेकेंड क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो इस तरह क्वेश्चन करना बहुत सिंपल है। अगर हम बात करें तो पहले में एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कुछ नहीं, सिंपली हमारा K होता है, और K जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। हाँ, ठीक है। और हमें पता है कि अगर हम NO2 जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये क्या लगाता है -M n -I, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो देखते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा लगेगा उसका सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। तो NO2 3 जगह ये है, तो सबसे ज़्यादा थर्ड हो जाएगा। 2 जगह ये है, फिर ये हो जाएगा। फिर इन दोनों में चेक करेंगे, मतलब थर्ड और फर्स्ट, थर्ड सबसे ज़्यादा, फिर फर्स्ट, वो एक ही ऑप्शन है, थर्ड फर्स्ट एक ही ऑप्शन में, तो ये जीत जाएगा। ठीक है, थर्ड और नहीं, 2 ऑप्शन में, सॉरी, थर्ड और फर्स्ट हमारे 2 ऑप्शन में हैं। एक हमारे पास ऑप्शन थर्ड भी है और ऑप्शन ये भी। तो अब देख लेते हैं सेकंड और फोर्थ को देखना पड़ेगा। अब एक चीज़ और बता देते हैं, NO2 जो होता है वो पैरा पे ही -M और -I लगाता है, और NO2 पैरा पर, पैरा एन ऑर्थो पर, पैरा एन ऑर्थो पर, और NO2 मेटा पर क्या लगाता है, केवल -I, केवल -I। और केवल -I से तो उतना एसिडिक स्ट्रेंथ तो बढ़ेगा नहीं, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कौन हो जाएगा, ये वाला। क्यों? यहाँ -M एंड -I लग रहा है, और ये केवल -I लगा रहा है। यहाँ तो एक 2 तो था ही कॉमन ना, यहाँ एक एक्स्ट्रा आ गया, तो इसलिए जीत गया। तो थर्ड, फर्स्ट, फिर सेकंड और फोर्थ आ जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। इन चारों में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है। तो देखो, ये एल्कोहल है, मतलब फिनॉल है, ये एसिड है, ये हमारा एल्कोहल टाइप का है, और ये एसिड है। तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले कट गए। अब इन दोनों में बताना है कौन ज़्यादा होगा। अब इन दोनों में कैसे हम बताएं कि ये ज़्यादा या ये ज़्यादा होगा, तो इसको बताने का तरीका बहुत सिंपल है। ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है वो लगाता है ऑर्थो इफेक्ट। क्या लगाता है, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो पोजीशन पे हमारा, और ऑर्थो इफेक्ट में अगर आप लोग पढ़ोगे तो ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, मतलब इससे भी ज़्यादा होगा। तुम्हें लगेगा CH3 है तो +H+I लगाएगा, हाँ लगाएगा, लेकिन ऑर्थो इफेक्ट के कारण ये ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। ऑर्थो इफेक्ट आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको ऑर्थो इफेक्ट कराया गया। आप यूट्यूब पे हम लोग IITN थिंकिंग ऑर्थो इफेक्ट डालेंगे तो आपको वीडियो मिलेगा। तो ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज़ मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, ये ऑर्थो इफेक्ट का स्टेटमेंट होता है, मोर एसिडिक। तो सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है।
सब जगह ये ग्रुप लगे हुए हैं, ये तो कॉमन है, तो हमें देखना होगा ये ग्रुप क्या लगाता है। तो Cn जो लगाता है वो -m एंड -i। फ्लोरीन हमारा -i ओवरऑल लगाता है, NH2+m लगाता है और CHO -m लगाता है। और ये याद रखना, एसिडिक स्टेन का अगर मैं ऑर्डर बता दूँ यहीं पर, तो एसिडिक स्टेन सबसे ज़्यादा होता है -m -h -i, फिर हमारा नॉर्मल हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन होता है, और फिर +i से घटने लगेगा, +h से घटने लगेगा, +m सबसे ख़राब घटाएगा। अब आप देख लो सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए, -m। अच्छा -m 2 लगा रहे हैं तो जो ज़्यादा लगाएगा, तो Cn का -m Cn का ज़्यादा होता है -m CHO से। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, P, और +m तो घटा देगा, सबसे लास्ट में जाएगा, तो P सबसे ज़्यादा, R सबसे कम। एक ही ऑप्शन है। S और Q में देख लेते हैं, तो S तो जीतेगा ही, Q उसके बाद आएगा क्योंकि -i लगा रहा है, ये -m भी लगा रहा है, तो PSQR ऑप्शन ए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन हमारा ऑर्थो इफेक्ट से रिलेटेड है, इसमें बेसिक स्ट्रिंग बताना है। देखो अब होगा क्या, देखो ये लगाएगा CH3 मेटा पोजीशन पर, केवल मेटा पोजीशन पर, ऑर्थो मेटा पोजीशन पर केवल +i लगेगा, इसका +i लगेगा। और पैरा पर CH3 का पैरा पे क्या लगता है, CH3 का ऑर्थो एंड पैरा पे 2 इफेक्ट लगते हैं, ऑर्थो एंड पैरा पर +H एंड +i दोनों लगेगा। लेकिन याद रखना, एक तो हम दो जगहों पर ऑर्थो इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आता है। ऑर्थो इफेक्ट एक बार बेंजोइक एसिड में आता है, और एक ऑर्थो इफेक्ट आता है एनिलीन में आता है, और कहीं नहीं, 2 ही जगह पाया जाता है। अब होगा क्या बेंजोइक एसिड एनिलीन में, तो अगर कोई ग्रुप जुड़ेगा तो बोलते हैं कि ऑर्थो पे अगर कोई ग्रुप सब्सटीट्यूटेड है ऑर्थो एनिलीन पे, तो भले वो +H +i से देगा, लेकिन वो उसके बावजूद भी बेसिक हो जाएगा। ये भी आप देख सकते हैं। तो NH2 ज़्यादा बेसिक होगा, भले तुम्हें लगेगा कि +H जैसे CH3 लगाएगा तो लेकिन वो हार जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बेसिक, देखो अब इफेक्ट देख लेते हैं। इसके यहाँ लिखना है ऑर्थो इफेक्ट, ये क्या लगाएगा, +i लगाएगा मेटा पे, ये लगाएगा +H एंड +i, ठीक है। ये ऑर्थो इफेक्ट, ये +i, ये +H एंड +i, ठीक। अब हमें देखना है बेसिक स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब अगर हम देख लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये ऑर्थो इफेक्ट से ये देख लिया गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, देखो एनिलीन से भी तो ये कम हो जाएगा, Q मतलब, और ये +H एंड +i, ये सब ग्रुप बेसिक या +m, ये सब बेसिक स्ट्रिंग को बढ़ाने वाले हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक स्ट्रिंग। यहाँ पे भी एक बार लिख देता, जैसे यहाँ पर लिखा था एसिडिक स्ट्रिंग के लिए, अब बेसिक स्ट्रिंग के लिए अगर आएगा ना तो बेसिक स्ट्रिंग के लिए जस्ट अपोजिट हो जाएगा। बेसिक स्ट्रिंग इधर एसिडिक स्ट्रिंग बढ़ेगा और बेसिक स्ट्रिंग इधर बढ़ेगा, बस ये याद रख लेना, इस बात का क्लियर कर लेना। तो इसी क्वेश्चन में इसको लगाते हैं, ये +H +i से सबसे ज़्यादा लगाएगा तो मतलब S सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। S के बाद हमारा R, Q होना चाहिए था लेकिन Q तो P से भी हार गया, तो इससे तो हार ही जाएगा। तो SRQP, SRPQ, सॉरी Q तो सबसे लास्ट में है, तो SR, ठीक है, SRP और लास्ट में Q चला गया क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट के कारण वो हार गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एसिडिक स्ट्रिंग का है। तो अभी हम लोगों ने ऊपर इस तरह के सवाल किए थे, बस हम क्या लिखते हैं, इफेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ जो अब क्या क्या इफेक्ट लगेगा, जैसे अब हम देखें तो ये केवल -i लगाएगा, ये -m एंड -i लगाएगा, और ये -m एंड -i ये लगाएगा। सबसे ज़्यादा कम एसिडिक कौन होगा, वो तो दिख रहा है D, क्योंकि -i से और -m से एसिडिक स्ट्रिंग बढ़ता है, तो D, तो सारे में D दिया तो सॉल्व तो हो नहीं पाएगा। अच्छा, इन दोनों में हमें पता है कि ये B वाला A और C से तो हार ही जाएगा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि A और C में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? हाँ, तो बहुत लोग को लग सकता है कि यहाँ -m तो बराबर लगता है। -m क्या होता है, कहीं भी लगाए डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, -m डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कहीं भी लगे। लेकिन -i क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो आपको लग सकता है -m तो बराबर लगा रहा है, -i से ये ज़्यादा एसिडिक हो जाना चाहिए, -i से ये ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो NO2 है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, तो होना चाहिए था पास में होने से ये थोड़ा ऑर्थो वाला ज़्यादा होना चाहिए था, ऑर्थो ज़्यादा होना चाहिए था इससे पैरा से, लेकिन
बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये हार जाता है, और कौन जीत जाता है, पैरा वाला आर्थो से जीत जाता है, लेकिन बाकी इससे नहीं जीत पाते हैं, बस केवल ये थोड़ा पैरा से ही हारता है। तो आप एनसीईआरटी में डाटा भी देख सकते हैं इसका। अगर इसके आंसर की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, सी, फिर ए, बी और लास्ट में डी। तो सी, ए, बी, डी, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेसिक स्ट्रिंग का सवाल है। अगर बेसिक स्ट्रिंग की बात करें तो अगर हम बात करें तो ये जो हमारा बेस है ये गुआनिडीन टाइप का बेस है, और ये काफ़ी खतरनाक है। तो ये गुआनिडीन है, ये ज़्यादा बेसिक होता है। हमें पता है 2 डिग्री और 1 डिग्री में 2 डिग्री ज़्यादा होता है, और ये एमाइड है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में तो उतना अच्छे से नहीं देगा। ठीक है, आपको लग सकता है ये लोन, लेकिन ये वाला लोन पेयर ये नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा बेसिक होता है। तो यहाँ कौन जीत जाएगा, गुआनिडीन वाला जीत जाएगा। फिर हमारा 2 डिग्री वाला जीत जाएगा, ये 1 डिग्री है एमीन, और ये एमाइड लास्ट में हमारा एमाइड वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट थर्ड सेकेंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड सेकेंड फोर्थ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फर्स्ट थर्ड सेकेंड फोर्थ। तो ऑप्शन बी। यहाँ देखो वही सेम क्वेश्चन आ गया, लेकिन यहाँ देखो दोनों तरफ से दे रहा है, और ये प्लस एम से, और ये गुआनिडीन ये टाइप था, ये गुआनिडीन एक्चुअल गुआनिडीन है, गुआनिडीन बेस। और गुआनिडीन बेस काफ़ी बेसिक माना जाता है, काफ़ी लो पीकेबी इसका होता है, पीकेबी लो होगा तो बेसिक ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ये बेसिक, ये भी गुआनिडीन टाइप है लेकिन गुआनिडीन नहीं है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा फोर्थ, फिर थर्ड। ये लोन पेयर था रेजोनेंस में, और ये लोकलाइज्ड है, और ये क्या है, डी लोकलाइज है। और एक चीज़ तो पता ही होता है ना, डी लोकलाइज लोन पेयर वो जो होता है लेस बेसिक होते हैं एज कम्पेयर टू लोकलाइज्ड। क्यों, अगर लोन पेयर डी लोकलाइज हो गया तो देगा ही नहीं ना, बेसिक होगा ही नहीं वो लोन पेयर। तो सबसे ज़्यादा बेसिक फोर्थ, फिर थर्ड। गुआनिडीन है, गुआनिडीन टाइप है, ये लोकलाइज्ड इसलिए जीत जाएगा, और ये सेकंड लास्ट में। तो थर्ड और ये फोर्थ, थर्ड फर्स्ट सेकंड, फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड। नेक्स्ट हमारा माइनस आई इफेक्ट कौन शो करता है, तो NO2 माइनस आई करता है, माइनस एम भी करता है लेकिन माइनस आई करता है। CH3 हमारा प्लस आई और प्लस एच करता है, तो प्लस आई हो गया, हार गया। यहाँ NO2 माइनस आई और Cl भी माइनस आई करता है, Cl माइनस आई और CH3 प्लस एच और प्लस आई करता है। CH3 और C2H5 दोनों प्लस आई शो करते हैं, तो एक ही ऑप्शन है NO2 एंड Cl, और दोनों के दोनों क्या करते हैं, माइनस आई। NO2 और Cl क्या करते हैं, माइनस आई। तो ये आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो एक चीज़ याद रखना कि कार्बोकेटायन और कार्बन आयन से रिलेटेड है, तो मैं एक चीज़ पहले बता देता हूँ। जैसे अगर प्लस आई ग्रुप होता है ना, तो प्लस आई ग्रुप कार्बोकेटायन को स्टेबल करता है, क्यों, देता है इलेक्ट्रॉन, डोनेट करता है प्लस आई ग्रुप सिग्मा से। और माइनस आई ग्रुप क्या करता है, कार्बोकेटायन को डिस्टेबल करता है। सिमिलरली अगर माइनस आई ग्रुप है तो माइनस आई ग्रुप क्या करेगा, माइनस आई ग्रुप कार्बोकेटायन को डिस्टेबल करेगा। और माइनस आई ग्रुप अगर हम कार्बोकेटायन की बात करें, माइनस आई कार्बन आयन की अगर बात करूँ, तो कार्बन आयन क्या करेगा, माइनस आई ग्रुप। अगर मैं थोड़ा सा फिर से एक बार समझा देता हूँ। प्लस आई ग्रुप कार्बोकेटायन को स्टेबल, माइनस आई ग्रुप कार्बोकेटायन को डिस्टेबल। सिमिलरली अब हम माइनस कार्बन आयन के लिए बात करें तो प्लस आई ग्रुप कार्बन आयन को डिस्टेबल, कार्बन आयन को, और माइनस आई ग्रुप कार्बन आयन को स्टेबल। इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। ठीक है, डिटेल कॉन्सेप्ट आप पढ़ सकते हैं, बाकी मैं एक बेसिक आइडिया दे दे रहा हूँ। तो क्या करा, प्लस आई ग्रुप स्टेबलाइज कार्बोकेटायन, हाँ ये बात तो सही है, हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। प्लस आई ग्रुप डिस्टेबलाइज, नहीं डिस्टेबलाइज नहीं करता स्टेबलाइज। माइनस आई ग्रुप डिस्टेबलाइज कार्बोकेटायन, माइनस, हाँ डिस्टेबलाइज, ये बात भी ठीक है। नहीं, माइनस आई ग्रुप स्टेबलाइज नहीं, माइनस आई ग्रुप कार्बोकेटायन को डिस्टेबलाइज, तो ये भी गलत हो गया। माइनस आई ग्रुप डिस्टेबलाइज कार्बेनायन, माइनस आई ग्रुप स्टेबलाइज कार्बेनायन, डिस्टेबलाइज करता माइनस ग्रुप स्टेबलाइज कार्बेनायन को, नहीं डिस्टेबलाइज नहीं करता, माइनस आई ग्रुप कार्बेनायन को स्टेबलाइज करता है। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, प्लस आई ग्रुप स्टेबलाइज कार्बोकेटायन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एसिडिक स्ट्रिंग का सवाल है। अब एसिडिक स्ट्रिंग, अब यहाँ पर देखो कोई रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, एसिडिक स्ट्रिंग यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट पर डिपेंड करेगा। अब एसिडिक स्ट्रिंग, और लेकिन ये याद रखना कि कार्बन की चेन जितनी ज़्यादा हिंडर्ड हो जाएगी एसिडिक स्ट्रिंग कम हो जाएगा, क्योंकि प्लस आई
एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट होता है। तो सबसे ज़्यादा प्लस आई ये वाला ग्रुप लगाएगा, फिर ये और छोटा ग्रुप है तो प्लस आई कम लगाएगा। अब प्लस आई से घटता है तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड और फोर्थ। क्यों, बहुत ज़्यादा बल्कि ग्रुप आएंगे तो प्लस आई से ज़्यादा इसको डोनेट करेंगे, जो OH का हाइड्रोजन जो एसिडिक है उसको लेस एसिडिक कर देंगे। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर माइनस आई पावर के ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा माइनस आई का पावर किसका होता है, NO2 का होता है, फिर CN का होता है, फिर फ्लोरीन का और NH2। ये याद रहेगा तभी कर पाएंगे आप। ये माइनस आई का ऑर्डर है, आप देख सकते हैं ऑर्डर। माइनस आई का ऑर्डर होता है NO2 CN FNH2। तो NO2 CN FNH2 मतलब BADC, NO2 CN FNH2 BADC। तो BADC देख लो, ऑप्शन ए हो जाएगा BADC। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट शो द रेजोनेंस। तो बस हमें देखना है कि यदि कहीं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ जाए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर आ जाए, तो वहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज आ जाए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड निगेटिव चार्ज आ जाए, तो ये ऐसे जगहों पर क्या होता है, रेजोनेंस हो जाएगा अल्टरनेट ऑर्डर में। अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। जैसे यहाँ रेजोनेंस होगा, हाँ डबल सिंगल डबल, हाँ रेजोनेंस हो रहा है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यहाँ तो रेजोनेंस हो ही रहा है। यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर भी आ गया तो ये भी रेजोनेंस कर ही देगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते ही इसका। लेकिन यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा क्योंकि डबल सिंगल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, तो यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा। और हमें बताना है कि कहाँ रेजोनेंस नहीं होगा, तो ऑप्शन बी में रेजोनेंस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर डू नॉट रिप्रेजेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए याद रखना कि अगर कोई बोले कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो जरूर उसमें क्या होगा, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नॉट पॉसिबल का मतलब है कि दो चीज़ हो रही होगी। पहला, सिग्मा बॉन्ड बन या टूट रहा होगा, सिग्मा बॉन्ड ब्रेकिंग या फॉर्मिंग हो रही होगी। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं पॉसिबल हो रहा है तो ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग हो रही होगी। और दूसरा कंडीशन होगा कि एटम डिसलोकेट कर जाए, और एटम का डिसलोकेशन हो जाता है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनता है। और हम देखो पाई बॉन्ड का बनना टूटना रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है। पाई बॉन्ड बने या टूटे वो रेजोनेंस होता है, वो रेजोनेंस होता है। पाई बॉन्ड बने या टूटे वो रेजोनेंस होता है। पाई बॉन्ड बने या टूटे वो क्या होता है, रेजोनेंस होता है। पाई बॉन्ड बने या टूटे वो क्या होता है, रेजोनेंस होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ, यहाँ पर ठीक है तुम्हें लग रहा है रेजोनेंस, लेकिन एक्चुअल देखो तो यहाँ एक हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर को यहाँ चला गया, और ये कभी एटम कभी शिफ्ट नहीं कर सकता, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी समय देखोगे तो पाई बॉन्ड ही बना और टूट रहा है, पाई बॉन्ड बना और टूट रहा है, लेकिन यहाँ पर एटम शिफ्ट हो गया। बाकी जगहों पर OH जो जहाँ पर एटम था वहीं लगा हुआ है। तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो एक चीज़ तो मैं बता देता हूँ कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है ना, वो हमारा क्या होता है, हाइपोथेटिकल होता है। हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाइब्रिडाइजेशन हाइपोथेटिकल होता है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी क्या होते हैं, हाइपोथेटिकल हुआ करते हैं। क्या होते हैं, हाइपोथेटिकल हुआ करते हैं। हाइपोथेटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, हाइपोथेटिकल होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके हाइपोथेटिकल होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल, ओके। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हाइपोथेटिकल है, तो हाइपोथेटिकल अगर स्ट्रक्चर है तो उसका रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता। अच्छा, मतलब रियल एग्जिस्टेंस किसका होता है, रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता किसका, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नहीं होता, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करें तो हाँ, रेजोनेंस जो हाइब्रिड होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड उसका क्या होता है, रियल एग्जिस्टेंस होता है। रेजोनेंस हाइब्रिड का रियल एग्जिस्टेंस होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड का उसका रियल एग्जिस्टेंस होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड उसका रियल एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर रियल एंड हैव रियल एग्जिस्टेंस, नहीं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रियल नहीं होते हैं, ये हाइपोथेटिकल होते हैं और इनका रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता, रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता। इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मेक रेजोनेंस हाइब्रिड वेरी स्टेबल। हाँ, अगर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो जितना बनेगा इक्विवेलेंट अगर होगा तो उस रेजोनेंस हाइब्रिड को स्टेबल बनाएगा। हाँ, ये बात सही है।
कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल हैविंग नो रियलाइजेशन। हाँ, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर को ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर को ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल, हाँ ये हाइपोथेटिकल होता है इनका रियल, तो ये बात सही है। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आर लेस स्टेबल देन रेजोनेंस हाइब्रिड। हाँ, अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करें तो रेजोनेंस हाइब्रिड अगर ये है तो ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा और इसकी एनर्जी रेजोनेंस हाइब्रिड से ज़्यादा होती है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जो एनर्जी होती है वो रेजोनेंस हाइब्रिड से ज़्यादा होती है। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। एक ही स्टेटमेंट गलत है और हमें गलत ही स्टेटमेंट पूछा है और ये बोल रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रियल एंड हैव रियल एग्जिस्टेंस। नहीं, ये गलत बात है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है हाइपोथेटिकल और इसका रियल एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है। ये कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है सारे यार। देखो, हमें ये मेंटरशिप प्रोग्राम जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है तो ऐसा नहीं है कि हम आपको आसान आसान क्वेश्चन देते जाएं और आप कॉन्सेप्ट, मुझे क्या करना है, अगर मैंने टॉप 50 क्वेश्चन जीओसी करा दिया तो ये समझ लो कि नीट में इससे ऊपर नहीं आएगा। अगर वो हायर लेवल भी, जेईई मेन लेवल भी टच कर देगा ना तो वो भी हम लोग इतने क्वेश्चन कर लेंगे ना। ये सब क्वेश्चन के लेवल कम नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोग को पेपर टफ लग सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, जब हम चैप्टर वाइज तैयारी कर रहे हैं तो हम अपने चैप्टर को तो बेस्ट वे में तैयार करेंगे ना, कि अगर कोई एक सवाल टफ आ गया तो पता चला वही टफ सवाल छूट जाए। ठीक है, तो आप इसका मत केयर करिए कि पेपर आप टफ बना रही है, नीट के रिलेवेंट है, नहीं एकदम रिलेवेंट है। पेपर आपका टफ आ सकता है। आपको जब चैप्टर वाइज कराएंगे तो आपको पूरी तरह से हर एक चैप्टर को बहुत डिटेल में पूछेंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट को सीखना है। ठीक है, और एक चीज़ और बता देता हूँ, आप ध्यान से सुन लो, कि जैसे अगर हम कोई जैसे नीट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए एक चीज़ बता देता हूँ। 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहला तुम्हारा कॉन्सेप्ट। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट पे ही कमांड नहीं तो कैसे आगे करोगे? कॉन्सेप्ट इज़ द मेन की। सेकंड हमारा क्या है? सेकंड है हमारा एक्यूरेसी, और वो तभी आएगा जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग होगा। बिना कॉन्सेप्ट के आप कहोगे कि मेरी एक्यूरेसी नहीं होती है, मैं ज़्यादा क्वेश्चन करता हूँ मेरा सही नहीं हो जाता, यही गलती हो रही है। कॉन्सेप्ट ही वीक है। कॉन्सेप्ट पे काम करो ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बाद में आएगा। ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट में क्या आ जाए? कॉन्सेप्ट में जो तुम थियरी पढ़ते हो, थियरी और जो भी तुम PYQ सॉल्व करते हो, कम से कम 2 चीज़ें तो होनी चाहिए, थियरी प्लस PYQ। और तुम्हारे पास कोई जो भी अगर कुछ PDF है या क्वेश्चन और भी मॉड्यूल के क्वेश्चन है तो ये इसी में आ जाता है। जब तक थ्योरी PYQ एक मॉड्यूल के क्वेश्चंस नहीं करोगे तुम्हारे कॉन्सेप्ट नहीं बनेंगे। फिर उसके बाद जो उसको कर रहे हो उसको एक्यूरेसी, उसको बार बार करो ताकि एक्यूरेसी आए तुम्हारे पास, उसको बार बार करो ताकि एक्यूरेसी आए। और थर्ड हमारा होता है स्पीड। जब तक तुम्हारा कॉन्सेप्ट नहीं होगा तुम्हारी एक्यूरेसी नहीं आएगी, और एक्यूरेसी आने के बाद ही तुम्हारी स्पीड आएगी। ठीक है, ये सोचोगे कि स्पीड बढ़ा दोगे तो एक्यूरेसी तुम्हारी गायब हो जाएगी। सबसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, एक्यूरेसी, और एक्यूरेट होने के बाद अपनी स्पीड को बढ़ाना है। तो यही हम लोग सीखेंगे। ये चैलेंज है आप लोग के लिए कि आप कॉन्सेप्ट को सीखें। मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैं 2-3 दिन बाद ही सोल्यूशन दूंगा जब भी कोई चैप्टर का टेस्ट होगा, ताकि आप सोल्यूशन के भरोसे ना रहे, अपना पूरा 100% लगाएं। ठीक है, आप अपना पूरा 100% लगाएं ताकि आप सीख सकें इस चैप्टर को, इस टॉपिक को। एग्ज़ाम इतना आसान होने वाला नहीं है, आप पूरी तरह हार्डवर्क करें। आपको अगर सब कुछ मिल जाएगा ना तो आप नहीं परफॉर्म करेंगे, फिर बाद में वो आपका माइंड चलना चाहिए। आपको ये 45 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं तो आपको अच्छे से करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ। क्वेश्चन ये हमारा कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। तो अगर नाइट्रोजन का देखिए यहाँ हाइब्रिडाइजेशन, तो sp3, यहाँ नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, और यही बेसिक कैरेक्टर, यहाँ नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp, और बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो होता है, बोलते हैं s कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि हम पता है यहाँ s कैरेक्टर पाया जाएगा 25%, यहाँ 33% और यहाँ 50%। एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। तो एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा इसमें है तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। तो सबसे ज़्यादा बेसिक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट का एस कैरेक्टर जितना कम, एस कैरेक्टर जितना कम, बेसिक उतना ज़्यादा, बेसिक उतना ज़्यादा। और एस कैरेक्टर जब बढ़ता है तो एसिडिटी बढ़ती है, ये याद रखना। आगे यूज होगा तो उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑप्शन ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ही हो जाएगा। इस बात का केयर करना आप लोग। नेक्स्ट हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का सवाल है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, अब यहाँ देखो सारे सिग्मा बॉन्ड है तो इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, और हमें पता है इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ क्लोरीन लगाएगा, जितना पास रहेगा उतना ज़्यादा लगेगा। तो सबसे ज़्यादा पास यहाँ है, 3 है, यहाँ लग जाएगा। फिर यहाँ पर 2 कार्बन के बाद ही है, यहाँ पर 3 कार्बन के बाद, और यहाँ 3 कार्बन बाद है, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो यहाँ 3 रूल फॉलो होता है, डिस्टेंस, नंबर, पावर रूल।
तो सबसे पहले हम डिस्टेंस को देखते हैं, जितना पास रहेगा उतना ज़्यादा, फिर नंबर, फिर पावर। यहाँ डिस्टेंस बराबर था तो नंबर से ये जीत गया, तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट, सेकेंड, फिर थर्ड और फोर्थ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि हमें एच डी डिस्टेंस बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें अगर एच डी डिस्टेंस बताना है तो अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा एच डी डिस्टेंस किसका हो जाएगा, तो देखो OH वाले तो हार ही जाएंगे, COH हमेशा ज़्यादा होगा, भले यहाँ पर कोई डोनेटिंग ग्रुप ही हो, भले यहाँ पर कोई ना हो, लेकिन ये COH जीत ही जाएगा। तो सबसे ज़्यादा डी हो जाएगा, फिर C, A और B में ये प्लस H और प्लस I और ये एच डी डिस्टेंस को घटाता है, तो DC के बाद आ जाएगा A, फिर B, तो DCAB जिसमें भी होगा वो आंसर हो जाएगा, तो DCAB। तो हमारा डी कैप ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड का है कि इनमें से कौन सा एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक होने के लिए देखो 4 कंडीशन होते हैं, वो बता देता हूँ। पहला तो कंपाउंड हमारा साइक्लिक होना चाहिए और उसके पास रेजोनेंस होना चाहिए, साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। सारे एटम ऑल एटम sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करने चाहिए और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब अगर n की वैल्यू यहाँ 0, 1, 2, n इंटीजर होता है ना कि कार्बन, तो n की वैल्यू 0 रखेंगे तो हो जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 रखेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 रखेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम क्या करते हैं, और हमें एक चीज़ और याद रखना है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो 0 पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, नेगेटिव चार्ज कितने पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर, 2, और लोन पेयर भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर। इस बात को याद रखना है। अब काउंट करना शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ कितने हो जाएंगे, तो 3 पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर, 1 पाई बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो यहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2, 6 और पॉजिटिव चार्ज 0, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस हो रहा है, साइक्लिक हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, और अगर रेजोनेंस हो रहा है तो sp2 भी होगा। साइक्लिक रेजोनेंस sp2 है, लेकिन यहाँ पर 2, 2, 4, 2, 6 और 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ भी लोन पेयर है, रेजोनेंस हो रहा है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ रेजोनेंस ही नहीं होगा, रेजोनेंस ही नहीं होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें इन सब में एरोमेटिक कौन होगा, तो ऑप्शन ए ही हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ऑप्शन ए ही हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर वही है, एरोमेटिक कंपाउंड बताना है। तो अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो रहा है रेजोनेंस, यहाँ भी रेजोनेंस, यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा तो ये पहले ही हट गया। अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, पॉजिटिव चार्ज 0, यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, और यहाँ नेगेटिव चार्ज से 2, 2, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और हमें पता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन पे एरोमेटिक होगा, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। अगर हमारे पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। और नॉन एरोमेटिक के लिए sp3 हाइब्रिडाइज एक कार्बन होना चाहिए। जैसे ये कंपाउंड हमारा नॉन एरोमेटिक है, ये कंपाउंड हमारा नॉन एरोमेटिक है, क्यों, क्योंकि एक कार्बन इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से बताना है कौन सा एरोमेटिक बिहेवियर शो कर रहा है। तो ये सब तो रेजोनेंस नहीं हो रहे हैं, ये दो तो कट गए। इन दोनों में देखते हैं, रेजोनेंस सब में हो रहा है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। आपको पता भी है बेंजीन है, ये एरोमेटिक होगा ही होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक स्पीसीज। हेट्रोसाइक्लिक बोला, हेट्रोसाइक्लिक तो ये तो गायब ही हो गया क्योंकि यहाँ सारे कार्बन है। हेट्रोसाइक्लिक मतलब कोई एक अलग हेट्रो एटम आना चाहिए, तो यहाँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। ध्यान से देखो तो यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यहाँ भी नहीं होगा। अब इसी में होगा, एरोमेटिक चेक कर लेते हैं। 2 पाई बॉन्ड, 4 पाई इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर भी इसका रेजोनेंस होगा, दोनों नहीं होगा। क्यों दोनों नहीं होगा, क्योंकि एक ही लोन पेयर p ऑर्बिटल में रहता है, और जो लोन पेयर p ऑर्बिटल में होता है वही रेजोनेंस करने के लिए जाता है। ये लोन पेयर p ऑर्बिटल में होता है नहीं, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होते हैं, और रेजोनेंस करने के लिए हमारे लोन पेयर को कहाँ होना चाहिए, p ऑर्बिटल में। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होगा, ये एरोमेटिक। बहुत लोग इसको 2 पाई इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, नहीं 8 नहीं होगा, ये 6 ही होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा कंपाउंड क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है इनमें से कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। इनमें से कौन सा कंपाउंड हमारा नॉन एरोमेटिक है। तो बस काउंट कर लेते हैं। एक कार्बन sp अगर हम बात करें तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये एंटी एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था। अच्छा, आपको लग रहा होगा ये एंटी एरोमेटिक, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, लेकिन ये होता है नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक क्यों होता है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो इसका शेप आप लोगों ने पढ़ा होगा टफ शिफ्ट, एनसीईआरटी में अच्छे से दिया हुआ टफ शिफ्ट होता है, और इसके कारण ये मॉलिक्यूल का ये p ऑर्बिटल प्लेन में आ ही नहीं पाता है, ये बहुत दूर हो जाता है, तो ये रेजोनेंस कर ही नहीं पाता है। ठीक है, रेजोनेंस कर ही नहीं पाता, दूर होता है, और ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल बन जाता है। और यदि कोई मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर बन जाता है तो क्या कहलाता है, नॉन एरोमेटिक। तो याद रखना, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन नॉन एरोमेटिक होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा नॉन एरोमेटिक। इनमें से बताना है कि कौन सा सेट है जो एरोमेटिक कंपाउंड की। ये तो अभी एंटी एरोमेटिक हो गया, तो ये तो कट गया। ये भी अगर हम देखें तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी कट गया। ये तो sp3 हो गया, तो ये भी कट गया, नॉन एरोमेटिक आ जाएगा। ये एंटी एरोमेटिक से हार गया, ये भी एंटी एरोमेटिक से हार गया, ये नॉन एरोमेटिक से। इसमें देखते हैं, हाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, और यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी।
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है लोन पेयर पाई कंजुगेशन। यहाँ रेजोनेंस तो हो रहा है, लोन पे यहाँ रेजोनेंस लोन पेयर कंजुगेशन मतलब रेजोनेंस, लेकिन लोन पेयर पाई कंजुगेशन कहाँ होगा। यहाँ लोन पेयर है लेकिन रेजोनेंस यहाँ जो होगा वो रेजोनेंस डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के बीच में होगा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ डबल डबल के बीच में होगा, ये रेडिकल है तो यहाँ तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, तो लोन पेयर पाई कंजुगेशन, इसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर पाई कंजुगेशन। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इनमें बता रहा है लोन, इनमें से कौन सा लोन पेयर इन्वॉल्व है रेजोनेंस में। अगर ध्यान से देखो तो ये लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट नहीं होता, क्यों, क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड रेजोनेंस करते हैं, ठीक है। और क्यों नहीं रेजोनेंस करता है, क्योंकि इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर जो होता है वो पी ऑर्बिटल में होता ही नहीं, और लोन पेयर अगर पी ऑर्बिटल में जब तक रहेगा नहीं वो रेजोनेंस करेगा नहीं, ये रेजोनेंस कर ले जाएगा, और ये इसके बगल में कोई है ही नहीं तो रेजोनेंस, लेकिन यहाँ रेजोनेंस हो जाएगा। डबल लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, तो यहाँ पर लोन पेयर कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है रेजोनेंस में, यहाँ तो है ही नहीं। ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है, ये भी लोन पेयर लोकलाइज्ड है, ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, और ये लोन पेयर भी डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन सा हमारा लोकलाइज्ड लोन पेयर है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है लोकलाइज्ड लोन पेयर। तो देख लेते हैं, ये हमारा रेजोनेंस का पार्ट है क्योंकि डबल सिंगल डबल ये रेजोनेंस का पार्ट है, यहाँ भी डबल सिंगल डबल, ये नेगेटिव चार्ज भी डीलोकलाइज्ड है, ये डीलोकलाइज्ड है, ये भी डीलोकलाइज्ड है, ये लोन पेयर भी रेजोनेंस का पार्ट है, ये भी डीलोकलाइज्ड है, और ये क्या है, ये क्या है लोकलाइज्ड, ये क्या है लोकलाइज्ड। तो आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है लोकलाइज्ड लोन पेयर, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रेजोनेंस डज नॉट टेक्स प्लेस। तो यहाँ तो हो रहा है डबल सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ भी डबल सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है, आगे भी हो रहा है, यहाँ भी हमारा रेजोनेंस हो रहा है, और यहाँ हमारा नहीं हो रहा है। तो इनमें से बता रहा है कि किसमें नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट इक्वल टू द रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, इनमें से कौन सा इक्वल है, तो इक्वल होने के लिए जो एटम पे था उसी एटम पे अगर चला जाए तो इक्वली कंट्रीब्यूटिंग होता है, अगर हम बात करें, ठीक है। और वहाँ पर सब कुछ सेम होना चाहिए। देखो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर अगर रेजोनेंस करके ये कार्बोकेटायन यहाँ चला गया है, लेकिन यहाँ अल्फा हाइड्रोजन अगर यहाँ देखो तो अलग अलग हो जाएगा, तो ये कंट्रीब्यूटिंग इक्वली नहीं है। ये अगर हम बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑक्सीजन पे निगेटिव, ये भी इक्वली नहीं, लेकिन यहाँ देखो ऑक्सीजन का निगेटिव, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का निगेटिव, तो इसको बोलते हैं इक्वल रेजोनेंस हाइब्रिड। यहाँ पे भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड बताना है, CH2 डबल बॉन्ड CH का रेजोनेंस हाइब्रिड बताना है। तो अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करूँ तो अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन खींचने वाला है, तो ये बन जाएगा CH2 पॉजिटिव, और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ O माइनस, और दोनों का बनाएंगे तो ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव और कार्बन डेल्टा पॉजिटिव, 1 2 3 4, तो ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव एक ही ऑप्शन है और कार्बन डेल्टा पॉजिटिव एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। इनमें से प्लस एम इफेक्ट कौन सा हो करेगा, तो जाहिर सी बात है जो लोन पेयर होता है, ये ग्रुप अगर हम बेंजीन से जोड़ देंगे, बेंजीन से ये NO2 जोड़ देंगे, और बेंजीन से हम CHO जोड़ देंगे, और बेंजीन से हम इसको देखकर चेक कर लेते हैं, और बेंजीन से हम X जोड़ देंगे, और बेंजीन से COCH3 जोड़ देंगे। तो जो लोन पेयर ग्रुप होता है वही केवल क्या करता है, इसको रिंग को रेजोनेंस देगा और वही प्लस एम शो करेगा, तो लोन पेयर एक ही है, ऑप्शन बी। इनमें से बताना कौन माइनस एम इफेक्ट होता है, तो एक चीज़ याद रखना, माइनस एम इफेक्ट अगर जितने भी CO अगर दिख जाए, अगर किसी बेंजीन से जोड़ के चेक कर लेना, जितने भी CO रिलेटेड कंपाउंड अगर बेंजीन से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, CO हो गया और 3 कंपाउंड और बता देता हूँ, NO2 SO3H और CN, ये सब के सब दुनिया में माइनस एम शो करते हैं। और लोन पेयर वाले ग्रुप हमेशा क्या करते हैं, प्लस एम। ये लोन पेयर है तो ये ऑप्शन कट गया, ये लोन पेयर है तो ये प्लस एम शो करता है, ये ऑप्शन कट गया। ये अगर हम बात करें ये भी लोन पेयर है तो ये ऑप्शन भी कट गया। NO2 CN और SO3H है तो ये हमारा हो जाएगा माइनस एम, और CO वाले जितने ग्रुप होते हैं वो सभी माइनस एम होते हैं। ये माइनस एम है, लेकिन ये प्लस एम आ गया तो ऑप्शन काट दिया। टॉलिन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिस। जो टॉलविन है और बेंजीन है, बोला जा रहा है कि टॉलविन ज़्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल। हाँ होगा ही होगा, क्यों, टॉलविन जो ये CH3 जो लगाता है प्लस H एंड प्लस I, अगर हम इन दोनों के सामने इलेक्ट्रोफाइल फेंकेंगे तो जो बेंजीन ज़्यादा अमीर होगा वो करेगा, और बेंजीन टॉलविन वाला में ज़्यादा अमीर होगा, क्यों, CH3 प्लस H और प्लस I से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ा रहा है। तो यहाँ और क्या होगा, अगर कोई बोले कि क्यों ज़्यादा होगा, रीजन क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन एज वेल एज इंडक्टिव इफेक्ट, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। हीट ऑफ कंबसन ऑफ विच साइक्लोएल्केन इज मैक्सिमम। तो देखना, हीट ऑफ कंबसन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन चेन इन द रिंग,
ओके। नंबर ऑफ कार्बन चेन इन द रिंग ऑप्शन ए में सबसे कम है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इनमें से बताना कौन सा सबसे स्टेबल कार्बोनियम आयन है। तो यहाँ पर 0 अल्फा एच है, यहाँ 3 अल्फा एच है, यहाँ पर 6 अल्फा एच है और यहाँ पर 9 अल्फा एच है। तो जितना ज़्यादा अल्फा एच उतना कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी अच्छा सवाल है। इनमें से बताना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ऑर्डर बताना है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होता है। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन इसमें कौन है। तो ये दोनों कम स्टेबल है कंपेयर टू इन दोनों के। क्यों, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन से ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब हाइपर कंजुगेशन से ज़्यादा तो स्टेबल रेजोनेंस ही होगा। अब रेजोनेंस जीत चुका है, फर्स्ट और थर्ड जीत चुके हैं। अब बताना है फर्स्ट और थर्ड में दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, कौन ज़्यादा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे ज़्यादा ये इसके पास अल्फा एच ज़्यादा होगा। यहाँ देखो 2 4 यहाँ और 2 6 और 2 8 अल्फा एच होने के चांसेस हैं। और 8 अल्फा एच यहाँ पर लगेगा 2, यहाँ ऐसे 1 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो सबसे कम ही होगा, तो फर्स्ट ही होगा और फर्स्ट के बाद थर्ड होगा। तो एक ही ऑप्शन है फर्स्ट थर्ड। फोर्थ और सेकंड में सेकंड वाला क्या होगा, सेकंड वाला कम होगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद अल्फ़ा एच कम है। ठीक है, अल्फ़ा एच कम है, तो ये तो फर्स्ट हम लोगों ने 2 ही ऑप्शन से इसको एलिमिनेट कर लिया, बाकी हमें देखने की ज़रूरत नहीं, एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमें अगर बात करना है विच हैज़ मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किस में होगा। तो जो एल्कीन सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगी उसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा। ये तो एरोमेटिक है ना, बहुत ज़्यादा हाईली स्टेबल है, ये भी रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पर रेजोनेंस, यहाँ हाइपर कंजुगेशन होगा, लेकिन हाइपर कंजुगेशन केवल 3 अल्फा एच का होगा। यहाँ हाइपर कंजुगेशन होगा 3 2 5 7 अल्फा एच का होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, फिर ये और ये सबसे कम स्टेबल, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज़्यादा, तो 37 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 37 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 38 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो बस पावर देखना, OCH3 क्या लगाएगा, कार्बोकेटाइन को प्लस एम लगाएगा। यहाँ जब यहाँ पर क्या लगेगा माइनस आई, यहाँ प्लस एच, यहाँ माइनस एम और माइनस आई। तो सबसे पहले प्लस एम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता कौन है, प्लस एम प्लस एच प्लस आई हाइड्रोजन, फिर माइनस आई माइनस एच माइनस एम घटाता है। तो अब प्लस एम वाले जीत जाएंगे, प्लस एच वाले जीत जाएंगे, तो फर्स्ट और थर्ड तो जीत जाएंगे, फर्स्ट थर्ड जीत जाएगा। और सेकंड और फोर्थ में कौन होगा, सेकंड फिर फोर्थ सबसे लास्ट में आ जाएगा, फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। अगर हम देखें तो ये हमारा जो CH3 है प्लस एच एन प्लस आई लगाएगा, बाकी सब तो कॉमन है। ये हमारा प्लस एम लगाता है और ये हमारा माइनस एम लगाता है, COCH3 ग्रुप, ये इस तरह से माइनस एम लगाएगा, खींचेगा ये। तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा B प्लस एम से, फिर A फिर C, तो BAC ऑप्शन क्या हो जाएगा, BAC। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमें बताना विच इज द मोस्ट स्टेबल अनायन। तो ये याद रखना कि अगर हम बात करें तो ये कार्बन आयन है, ये भी कार्बन आयन, ये कार्बन आयन, लेकिन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज कार्बन sp भी ज़्यादा होता, कार्बन sp से भी ज़्यादा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है ना, भले वो कार्बन sp, लेकिन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से होता तो हार जाता, लेकिन इससे तो यहाँ सबसे ज़्यादा स्टेबल आयन ऑप्शन सी होगा। इनमें बताना है कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल कौन है। तो मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन जहाँ पर प्लस एम की स्टेबिलिटी मिले, तो यहाँ पर प्लस एम मिल रहा है, यहाँ प्लस एच मिल रहा है, यहाँ भी प्लस एच मिलेगा, और यहाँ पर ये तो माइनस एम से, तो सबसे ज़्यादा प्लस एम लोन पेयर इसको पूरी इसकी गरीबी ही मिटा देगा, प्लस एम से स्टेबल कर देगा, बहुत खतरनाक स्टेबल माना जाता है, ये इसका ऑक्टेट ही कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो लोन पेयर से जहाँ स्टेबिलिटी मिलती है वो कार्बोकेटाइन काफ़ी स्टेबल माना जाता है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बोला है मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन, तो ऐसा नेगेटिव चार्ज जो एरोमेटिक बना दे वो हो जाए, तो ये तो नहीं है, ये तो लोकलाइज्ड है, ये हमारा डी लोकलाइज है, लेकिन ये तो एंटी एरोमेटिक बन गया अगर काउंट करेंगे, और यहाँ एरोमेटिक है, और एरोमेटिक कार्बन आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा बताना है कि बेसिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन। तो याद रखना कि अगर हमारे पास CH3 टाइप का ये एमीन का डिग्री याद रखना, यदि हमारे पास CH3 होता है और CH3 में अगर ये 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री में हम बात करें तो 213 करके याद कर लेना अमोनिया बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से। और अगर हमारे पास इथाइल आ जाए तो 231 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री अमोनिया, इस तरह से याद कर लेना। इथाइल बड़ा होता है तो 231 213 करके। ठीक है, तो यहाँ देख लो 2 डिग्री कौन है, तो 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बेसिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन में इस तरह बेसिसिटी बताते हैं, ये ऑर्डर हमें याद होना चाहिए, NCERT में भी दिया हुआ है।
करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है। तो यह देखो ये रेजोनेंस करेगा और रेजोनेंस करने के बाद बार बार गैस का बनाएंगे, तो एक बार यहाँ पर निगेटिव चार्ज और फिर अगली बार फिर ये वाला जो जब यहाँ जाएगा तो यहाँ पर भी निगेटिव चार्ज, तो बार बार मतलब हर जगह कहीं ना कहीं आएगा ही। तो कहने का मतलब सारे का अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए तो सबके पास क्या आएगा, डेल्टा निगेटिव सेंटर बनेगा और सबके पास डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है, रेजोनेंस इक्वल हो जाता है। तो तीनों के तीनों बॉन्ड लेंथ बराबर हो जाएंगे, सेकंड इजिकल टू थर्ड इजिकल टू 1। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बताना, तो याद रखना लोकलाइज लोन पेयर इज मोर बेसिक देन डीलोकलाइज। और एक चीज़ और याद रखना कि अगर हमारे पास sp3 है और sp2 है तो sp3 का नाइट्रोजन ज़्यादा बेसिक होगा, sp3 एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन sp2। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन sp3 है, नाइट्रोजन sp2 है, यहाँ ऑक्सीजन है sp3, ठीक है। लेकिन ये याद रखो ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन जीत जाएगा, sp2 तो हार ही जाएगा, नाइट्रोजन sp3 क्यों, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, ज़्यादा जल्दी किसी को H+ दे सकता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो हम लोगों ने सारे सोल्यूशन को बात कर लिया, हो सके हम लोगों ने शॉर्टली बात किया, लेकिन हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया। जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने देख लिया, उसका वीडियो सोल्यूशन देख लिया। आप इसको अच्छे से 2-3 बार अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर फिर भी इसको आपको नहीं समझ में आ रहा तो मतलब आपको कॉन्सेप्ट पे काम करना है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमें एक्यूरेसी, स्पीड, इन सब चीज़ों पे काम करना है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, फिर एक्यूरेसी, फिर स्पीड, ठीक है। तो आप उम्मीद करते हैं ये आप टेस्ट का सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। और फिर भी अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है, हम लोग उसको और भी आइडिया दे सकते हैं। और जिनका भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, जिन लोगों ने कभी नहीं अच्छे से पढ़ा है तो वो उसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है, तब आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। इस टेस्ट का मोटिव ये है कि आप लोग मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ और हम आप लोग को मैक्सिमम स्कोर करवा पाएँ। इस तरह का टेस्ट बनाएं जो आपके एकदम रिलेवेंट हो एग्ज़ाम के। ओके, थैंक यू।